नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे ख़ास कार्यक्रम तरकश में। और हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं अभय सिंह संधू साहब। ये भतीजे हैं भगत सिंह जी के। समझने की कोशिश करेंगे आज के दौर में भगत सिंह की वैचारिक सोच कहाँ पर है, यूथ को लेकर जो उनका नज़रिया था वो आज के दौर में कैसा दिखता है। और इसके अलावा एक वो पत्रकार भी थे, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनके उस एक पहलू के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि असल में जो घर की परवरिश थी और कहाँ से भगत सिंह को ये सब कुछ प्रेरणा मिली और कैसे वो आगे बढ़ते रहे। अभय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अभय सिंह जी, भगत सिंह जी के बारे में अगर हम आज देखें तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ऐसे क्रांतिकारी, एक युवा के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बगावत की, विद्रोह किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी के कई और पहलू भी थे। मैं शुरू करना चाहूँगा वो तमाम पहलुओं के साथ, क्योंकि आप परिवार से हैं और समझा पाएंगे, बता पाएंगे कुछ ऐसे पहलू जो शायद हमारे से छूटे हों या हमारी पकड़ से दूर रहे हों। देखिए, उनके बारे में जैसा है कि उनके जो परदादा थे खेम सिंह जी, वो महाराजा रंजीत सिंह की फौज में जर्नैल थे। तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई होती रही, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। उनके बेटे हुए अर्जुन सिंह, जो कि इनके श्री आज़म के दादाजी थे। वो काफ़ी प्रभावित हुए उस समय स्वामी दयानंद जी से, और उन्होंने उनको आर्य समाज में जो है पूरा योगदान किया। आर्य समाज भी उस समय एक जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ लड़ाई थी। तो एक सिख परिवार आर्य समाज में जाना कुछ अटपटा सी बात लगती है, पर हुआ, और उन्होंने काफ़ी उस पर आगे चल के बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया। आगे बेटे उनके हुए सरकिशन सिंह, अजीत सिंह और सोरन सिंह। तो सरकिशन सिंह सबसे बड़े थे जी। तो कांग्रेस में उस समय पार्टिसिपेट करते रहे आंदोलन में, और श्री आज़म उनके साथ कोई जुलूस वगैरह होना, जलसे होने हैं तो उसमें वो साथ जाते थे। सर अजीत सिंह जी जो थे वो 1903-4 में एक मुहिम चली थी, पगड़ी संभाल जटा। तो लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के हक में एक काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई, और उस मुहिम में ये था कि किसानों से ज़मीन वापस लेने की बात हो रही थी। एक एक्ट बनाया था उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, और वो उस पूरे जो मुहिम चली उसमें कोई गोली नहीं चली, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर अंग्रेज़ सरकार जो है उससे घबरा गई थी इतना उन्होंने संगठित करके ये सारा प्रोटेस्ट किए, सारी बात हुई। तो और वो उन्होंने कानून जो बनाए थे वो वापस लेने पड़े। ये पहली उनकी जीत थी। और उसके बाद उनको मांडले जेल में रखा गया, लोकमान्य तिलक के साथ और लाला लाजपत राय के साथ भी। तो 1907 की जो सूरत कांग्रेस हुई थी, उस में जो दो गुट हो गए थे, तो उस समय अजीत सिंह जी को एक ताज भी भेंट किया गया था कि ये आप आज़ादी के बाद आप हमारे प्रेसिडेंट होंगे। तो इस लेवल पे उनकी सोच थी, उनकी पकड़ थी। सारे हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया, अलीगढ़ से उन्होंने लॉ की भी परीक्षा ली, सारे पढ़ाई उन्होंने करी। तो 1908-9 में जब वो वापस आए तो उन पे इतना उन्होंने मुकदमे कर दिए कि उनको देश निकाला हुआ, और 38 साल के करीब वो बाहर रहे। बाहर के अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उन्होंने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया जो हिंदुस्तानी गए हुए थे। बर्लिन रेडियो पे वो ब्रॉडकास्ट करते रहे, यहाँ मोटिवेट करते रहे लोगों को कि आप इस आज़ादी की लड़ाई में जो है वो पार्टिसिपेट करें। 1947 में वो वापस आए, तो जब इंटर्न गवर्नमेंट बन गई थी, उनका कहना था कि मैं जब तक अपना जो पासपोर्ट है या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो 47 में वो वापस आए, और 15 अगस्त 1947 को जो है, उससे पहले जो उस समय के नेता थे जो बातचीत कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ पावर ट्रांसफ़र की, तो उनको बहुत उन्होंने कहा कि हम ये जो आप इसमें पार्टीशन जो होने जा रहा है इसको किसी न किसी तरह रोका जाए, ताकि ये जो अगर इसको नहीं रोक पाते आज
तो आने वाली कई नस्लें जो हैं हमारी, वो इसका भुगतान उसको करना पड़ेगा, और जो आज भी कर रहे हैं। और 15 अगस्त 1947 को जिस दिन उन्होंने सारा रेडियो पे ये कार्यक्रम सुना पावर ट्रांसफ़र का, और सुबह वो अपना अपना शरीर जो है उन्होंने त्याग दिया। मतलब पहला तिरंगा जो है उनके शरीर पे आज़ादी के बाद पड़ा। तो इस तरह का माहौल सारा घर में था, फैमिली जो एटमॉस्फेयर थी। और छोटे उनके चाचा थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने अजीत सिंह जी के साथ मिलकर एक भारत माता सोसाइटी बनाई थी उस समय। तो वो भी एक अपना कोई वीकली मैगज़ीन निकलती थी, उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखने, उसको मैनेज करना। तो एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल लिखा उसके वजह से उनको सज़ा हुई, काले पानी की सज़ा हुई, और वहाँ पे उनको कोल्लू के आगे लगा के उनको सज़ा इस तरह की। भगत सिंह क्या कहा जाए कि परिवार में जिस तरीके से माहौल था, लोग आर्टिकल लिखते थे और कुछ कमोबेश उसी तरह की सोच के साथ वो बड़े हुए, और इसीलिए शायद शुरुआत से ही उनका जो लगाव था वो पत्रकारिता की ओर था। भले ही उस दौर में अलग अलग नामों से लेख लिखे उन्होंने, लेकिन उस दौर के अगर कुछ लेख मैं देख रहा था कि बहुत ही जो शब्दावली थी, जो शब्द थे, वो बहुत ही तीखे होते थे, और ऐसा लगता था कि उसके पीछे एक पूरा गहन अध्ययन, रिसर्च की गई है। रिसर्च भी है, और एक एटमॉस्फेयर उनको ऐसा मिला घर पे सारा कि वो इस तरफ उनका एक रुचि थी शुरू से ही। 16 साल की उम्र में जब पहला जैतो मोर्चा लगा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने मना किया था उस समय कि भी कोई भी इस जो मोर्चे में जो लोग जाएंगे, जो सारे जगह घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, इसको ना तो कोई इसको एंटरटेन करेगा, कोई इसको ठहराएगा नहीं, कोई इनको खाने के लिए कोई व्यवस्था करेगा। तो उसके अगेंस्ट थी सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो थी। तो इन्होंने वो अरेंजमेंट किया, अपने गांव में सबको बुलाया, ठहराया वहाँ पे, और जाते हुए जब लोग वहाँ से विदा होने लगे तो इन्होंने पहली बार भाषण दिया, और वो भी शहीदी के ऊपर। पहला भाषण शहीदी के ऊपर। तो उसमें उस भाषण पे उसकी उनके आओ भगत में इनके व्रण निकले, और ये घर से फिर पहली बार निकले। घर में जो भी चल रहा था उसे एक तरीके से मैं कहूँ कि परिवार के लोग भगत सिंह के साथ खड़े थे, या फिर किसी ने उनको रोकने या उनकी विचारधारा को बदलने की कोई कोशिश नहीं की? पूरा सपोर्ट था क्योंकि पूरा माहौल इस तरह का था? नहीं, सपोर्ट तो सारे घर की उनके साथ में थी, सब लोग साथ उनके पूरी तरह थे, खड़े थे साथ में। और कई विचार में फ़र्क आ गया जब चोरा चोरी का कांड हुआ, उसमें पूरी तरह वो सक्रिय थे, अपना सब उन्होंने देखा। पर वो जब वापस लिया गया असहयोग आंदोलन जो है, उससे उनको काफ़ी ठेस लगी कि ये अच्छा भला लाखों लोग जो हैं इस मूवमेंट में आ गए हैं, लोग एक खड़े हो रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उसके बाद उनका जो है वो एक चेंज आ गया, इस तरह नहीं रुका हो सकता, अब तो इसके लिए बंदूक उठानी पड़ेगी और ये सारा काम उस तरह से ही होगा। यानी उससे पहले लगातार उनकी जो विचारधारा थी, या जो चाहते थे कि एकजुट किया जाए, यूथ को आगे बढ़ाया जाए, यूथ महात्मा गांधी के साथ में ही थे, हमें उसकी फेवर में ही थे, उसके साथ में, कांग्रेस के साथ में थे। तो उसके बाद जो ये टर्न आया तो उस चीज़ पे आया कि चोरा चोरी के कांड पे वजह से एक छोटा सा कांड हुआ, उससे सारा जो है सत्याग्रह जो वापस ले लिया। कहा जाता है कि जो भगत सिंह के चाचा जी थे वो गरम दल के नेतृत्व करते थे, और इसीलिए उनकी जो कुछ छाप थी वो उनके अंदर थी। लेकिन शुरुआत के करीब 10 बरस तक भगत सिंह एक, मैं कहूँ कि जो मध्यमार्गी रास्ता था उस पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन देश में हालात देखे या दूसरी चीज़ें थी वो जो उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी, यही वजह थी कि वो उनका जो एक मूड था वो थोड़ा सा स्विंग हुआ। देखिए, लाला लाजपत राय को आइडियल मानते थे उस समय, जो शुरू में जो गरम दल बना, लाला लाजपत राय उनके सहयोगी थे, सारा कुछ उसी तरफ था। तो ये इनका टर्न तो उधर ही था, गरम दल की तरफ ही। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते रहे कि लाला जी के साथ भी जो है वो लाला जी अपने एक हिंदुत्व वाली बात ज़्यादा करने लग गए। इनका कहना था कि सारे समाज की साझी बात की जाए, एक सी बात की जाए, तो इसको अलग जात पात में ना बांटा जाए। तो वहाँ पे इनके डिफरेंसेस शुरू हो गए। तो आखिर में जब उनकी शहादत हुई है, उनमें जो साइमन कमीशन का था, बाइकाट था, उसमें भी उन्होंने पूरा सहयोग किया, पर एक विचारधारा उनकी जो है वो फ़र्क आ गई थी। क्योंकि भगत सिंह के अगर मैं शुरुआत के आर्टिकल्स को देखूं जो मिलते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में, उन्होंने एक बहुत अहम बात शुरुआत में ही कह दी थी। उनका जब दूसरा तीसरा आर्टिकल था कि
भाषा एक होनी चाहिए अगर हमें देश को आज़ाद कराना है। यानी कि जो एक विचारधारा थी, जो एक सोच थी, उनको पता था कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट, कितना अहम रोल अदा कर सकती है। देखो, उनकी पूरी सोच भी थी, और जैसे मैंने पहले बताया कि आर्य समाज की वजह से जो घर का माहौल था, दादाई की वजह से संस्कृत में उनके मैक्सिमम नंबर आते थे। संस्कृत में कहीं वो एक पोस्ट कार्ड पे उन्होंने अपने घर पे लिखा है कि 150 में से 110 नंबर मेरे संस्कृत में आए हैं, और साथ में लिखते हैं कि 50 नंबर वाला पास होता है। तो इंग्लिश में 65 आए हैं, तो बाकी अभी रिज़ल्ट आने हैं। तो एक पोस्ट कार्ड पे उन्होंने लिख के अपने दादाजी को लिखा कि ऐसा ऐसा। तो मतलब वो संस्कृत के साथ साथ वो हिंदी को प्रेफरेंस देते थे। अब वो हिंदी भी जानते थे, उर्दू पंजाबी इसलिए पढ़नी पड़ी कि वो थोड़ा सा एक सिख परिवार था, तो उसमें यह था कि पंजाबी आनी ज़रूरी है। पंजाबी भी जानते थे, उर्दू भी लिखते थे। तो और इंग्लिश तो खैर उनकी बाद में तो मास्टरी हो गई काफ़ी। उन्होंने इंग्लिश में जो जेल नोटबुक है जैसे जब और भी है, वो सारी टोटली इंग्लिश में लिखी हुई है, पूरी इंग्लिश में लिखी हुई है। तो कहीं भी वो सारी नोटबुक में देखिए करीब 404 पेज की वो टोटल थी, उसमें से 150 पेज के करीब लिखा उन्होंने अलग अलग विचारों के हिसाब से। तो उसमें कहीं भी एक जगह भी ओवर राइटिंग नहीं है, कहीं कोई करेक्शन नहीं है, कुछ नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऐसे स्मूथ राइटिंग जो है उन्होंने लिखी हुई है। तो स्मूथ राइटिंग तभी लिख सकता है कि माइंड क्लियर हो भी आगे क्या लिखना है। तो वो उसमें उन्होंने सारा अपना विचार लिखे हैं। वसंत जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद कई और रोचक तथ्य जो हैं वो समझेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से एक बहुत ही इमोशनल युवा, मैं कहूँ, क्यों कह रहा हूँ ये अभय जी बताएंगे कि इमोशनल क्यों थे भगत सिंह, और कैसे उन्होंने देश में आज़ादी को लेकर एक सोच और पूरी एक विचारधारा उनके अंदर समाई हुई थी, उसके बारे में भी समझेंगे। और साथ ही साथ पत्रकार होने के साथ साथ वो क्रांतिकारी भी बने, कैसे, ब्रेक के उस बाद। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और आज बात हो रही है शहीद भगत सिंह की। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भतीजे अभय सिंह संधू साहब। संधू साहब, आज के दौर में हम जो तमाम सामाजिक बुराइयां, मैं कहूँ, या फिर जिस तरीके के विवाद सामने हैं, उनको लेकर भी उस दौर में भगत सिंह अपनी जो संपादकीय लिखते थे, उसमें एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। क्या ये दिखाता है कि छुआछूत को लेकर उन्होंने लिखा था, उस दौर में लिखा था कि जब आप किसी के खिलाफ या उसे अपने समाज से अलग कर देंगे, उसका हक नहीं देंगे, तो जाहिर है कि वो आपके धर्म को छोड़कर उस तरफ चला जाएगा जो उसे प्यार से गले लगाएगा। ये शायद दिखाता है कि उस वक्त भी उनकी जो सोच थी समाज को लेकर, उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर, वो असल में कहाँ खड़ी थी। ठीक है, उन्होंने छुआछूत के ऊपर भी आर्टिकल लिखे हैं, इसीलिए लिखे कि उस समय ये धर्म परिवर्तन की बातें बहुत हो रही थी, और अभी भी ये चीज़ें जो हैं दोबारा कई जगह पे चलती हैं। लोग अब भी ईसाई बनने को होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो समाज उनको पीछे धकेल रहा है। उनकी कई एंट्री बैन की हुई है, मंदिर दो बन रहे हैं, गुरुद्वारे दो बन रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को वो दूसरी की तरफ धकेलना एक समाज का जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको उन्होंने उस समय भी देखा और उसके ऊपर आर्टिकल लिखे। धर्म के ऊपर भी लिखे उन्होंने भी, धर्म आपस में लड़ाए जा रहे हैं, और ये धर्म की बात जो है करने वाली जो है, ये बेसिकली तो अंग्रेजों ने था कि आपस में जब फूट पड़ी रहे और ये आपस में लड़ते रहे और हम इन पे राज करते रहे, और वो सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। तो ये सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा तो समाज सुधार तो हो नहीं सकता। और आज के दौर की एक और बड़ी, मैं कहूँ, जो बुराई है राजनीतिक स्वच्छता को लेकर, शुचिता को लेकर। उन्होंने एक आर्टिकल में जिक्र किया कि असल में ये देश और समाज के अंतिम शख्स की सेवा का एक जरिया मात्र होना चाहिए उस दौर में, और आज ऐसा लगता है कि वो आज के दौर के लिए कही गई हो बात। जो उनके लेख हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, और सारी चीज़ें वो आज के संदर्भ में ही हैं, और उनको तो जैसे एक ट्यूशन थी, ये चीज़ें सारी होने वाली हैं। उन्होंने अपने किसी एक लेख में भी लिखा था कि मुझे पता है कि मेरी फांसी निश्चित है, और 15 साल के अंदर अंदर ये अंग्रेज़ जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद का भी उन्होंने आगे कई उसमें लिखा है कि जो लोग शासन में आएंगे वो खूब लूट खसोट होगी, और उसके भी 30-40 साल बाद जो है लोग फिर हमें याद करेंगे कि जो हमने लिखा था, जो आज हम कह रहे हैं
ये बातें फिर एक उस समय रुकी होंगी। तो वो आज चीज़ें सारी हो रही हैं। ये पिछला जो दौर निकला है जी, तो उसमें ये सारा कुछ होता रहा है। जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने पूरा एक तरह से लोगों को खून चूसा कह ले या उनका जो जहाँ तक हो सका है शोषण किया है। तो आज के दौर में जब भगत सिंह जी हम बात करेंगे, शहीद भगत सिंह जी को याद करते हैं, या युवाओं के बीच में जब हम उनको लेकर कार्यक्रम होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन क्या महज उन्हें क्रांतिकारी के तौर पर शायद पेश किया जाता है? वाकई आपको ऐसा लगता है कि जो कई उनके बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक जो पहलू थे, ना उन पर नजरें इनायत की जाती हैं और ना ही उनको युवा पीढ़ी तक आगे पहुंचाने का काम हो रहा है? देखिए, अभी तक जो मैं ये कहूँगा कि पिछले 15 साल से दोबारा से ये चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, उनके बारे में उनकी लिखतें, जो उनके आर्टिकल्स हैं और उनकी जो जेल नोटबुक स्पेशली, ये लोगों के सामने आनी शुरू हुई हैं। ये सरकारों ने तो उनको एक ही उनकी रखी थी, जो इमेज बनाई हुई थी कि वो बस क्रांतिकारी थे, उन्होंने बम फेंका पार्लियामेंट में और एक मर्डर कर दिया और उसको फांसी लग गई। इसके अलावा उनका वो पहलू कि उनकी सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे कि आने वाला समाज कैसा होना चाहिए, एक बराबरी का समाज होना चाहिए, ऊंच नीच जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, धर्म की आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये इन बातों को तो सरकारों ने चाहा ही नहीं कि आगे आए। अभी नौजवान जो पीढ़ी है आज की भी, और उनके दिलों में तो शहीद भगत सिंह समाया हुआ है। आज ज़रूरत है कि वो दिमाग तक उनको लेके जाएं। तो वो तभी हो सकता है संभव कि जब ये उनकी लिखते पढ़ेंगे, आज उन तक वो चीज़ें पहुँचे नौजवानों तक, ताकि वो समझ सकें कि भगत सिंह क्या चाहता था। सिर्फ ये नहीं कि फांसी पे लग गए, उसके अलावा ख़त्म हो गई बात। कोई ऐसा शख्स नहीं जो कि अचानक किसी फैसले को ले ले और इसके बाद मैं कहूँ कि उसके भविष्य या फिर उसको लेकर सोच ना हो। उनकी सोच उनके शब्दों, उनके आर्टिकल्स में दिखती थी। और एक और पहलू जो मैं कहूँ, मैं देख रहा था कि इमोशनल काफ़ी थे। कि मैं एक घटना का मैं पढ़ रहा था, उनके जो संग्रह है, कि उनकी दादी शायद जब ये घर छोड़कर चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने शादी की बात कही थी, इसलिए भगत सिंह घर छोड़कर चले गए हैं। तो उन्होंने वापस बुलाने की कोशिश की और भगत सिंह को लगा कि शायद उनके चलते दादी बीमार हो गई हैं, तो उन्होंने वापस दिल्ली आकर नौकरी ज्वाइन की। उस वक्त वीर अर्जुन में उन्होंने नौकरी की और दादी की सेवा भी, यानी कि एक जो इमोशन का पुट था वो भी उनके अंदर बखूबी था। देखिए, शादी की बात जैसे होता है, अभी एक उसको घर में शादी कर दो तो ये फिर बाहर की एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले उनके दादा ने एक पब्लिक जलसे में बोला था कि मैं अपने 2 बेटे जो हैं, एक इनसे बड़े थे जो छोटी उम्र में उनको बीमारी से उनकी डेथ हो गई, ये दोनों बेटे मैं जो है देश के लिए समर्पित करता हूँ। तो वो बात आई गई हो गई। तो जब इस उम्र में पहुँचे कि शादी की बात घर पे चलनी शुरू हुई, तो वो फिर वो चिट्ठी लिख के अपने पिताजी के नाम पे, आज तो लोग क्या मतलब एक समाज में ऐसी बात आ गई है कि बाप बेटा की बात फ़ोन पे ज़्यादा होती है, डायरेक्टली नहीं। और वो तो एक चिट्ठी लिख के सामने बात भी नहीं करना सकते थे, तो चिट्ठी लिख के घर पे छोड़ कर चले गए थे कि मैं ये आपको शायद भूल गया, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं तो देश के लिए अर्पित हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि उनके सामने उनकी 2 चाचियाँ बैठी थी, जो पूरी मतलब यंग एज में, एक के तो 23 साल की उम्र में उनके जो छोटे चाचा थे उनकी तो डेथ हो गई, शहीद हो गए काले पानी की सजा के बाद। दूसरे घर छोड़ के चले गए, उनका पता ही नहीं कुछ भी, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो दोनों लेडीज़ वहाँ बैठी थी घर पे, तो उनको था कि मैं एक और, उनको अपना तो रास्ता क्लियर था कि मुझे तो इस रास्ते में जाना है, तो मैं एक और किसी लेडी को घर पे ला के छोड़ दूँ। तो और फिर एक सोच थी कि मैं एक गुलाम पैदा नहीं करना चाहता। तो इस तरह की उनकी सोच थी। तो फिर वो जैसे घर चले गए, कानपुर पहुंच गए, तो वहाँ पे किसी तरह उनको भी पता नहीं था, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जी को भी, ये भगत सिंह है या कौन है। तो वो जब कहीं पे फ़ोटो छपी या कुछ मैसेज आया उनके पास भी, ये इसकी तो तलाश हो रही है, ये इसको पता चलना चाहिए कहाँ पे है। और कहते हैं कि तो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जो है भगत सिंह के जो आर्टिकल हुआ करते थे उनकी बहुत सराहना करते थे, लेकिन वो किसी और नाम से लिखते थे। जब उन्हें पता चला, उसी आर्टिकल्स के मैं कहूँ कि ज़रिए ही शायद उनकी मुलाकात फिर उन्होंने करवाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। बिल्कुल। तो बोलो, वो अपना नाम उन्होंने बताया ही नहीं कि मैं भगत सिंह हूँ, बलवंत के नाम से ही वो सारा लिखते रहे। बलवंत के नाम से उन्होंने संपादकीय लिखे थे। लिखी।
तो फिर उन्होंने ही वहाँ से हटाकर उनको किसी स्कूल में, एक अलीगढ़ के पास किसी स्कूल में टीचर भी लगा दिया, वहाँ हेड मास्टर भी रहे कुछ समय। तो जब वो पता लगा कि ये भगत सिंह ही है, तो फिर उसकी किसी तरह उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे के तो फिर उनको घर पे भिजवाया भी, आप तुम घर जाओ, दादी की हालत ठीक नहीं है। तो मतलब एक इमोशनली थे, फिर इमीडिएटली वो वापस भी पहुँचे। यूथ को लेकर मैं कहूँ कि शायद भगत सिंह जी का एक अलग नज़रिया था। उनके अगर मैं आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ को लेकर, यंग जनरेशन को लेकर उन्होंने लिखी, बहुत अहम उन्होंने लिखा कि किसी भी देश में कोई भी समस्या है, कोई विवाद है, अगर यूथ ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। और जब बात आती है आज़ादी की और हम पूछें कि खून कौन देगा, तो यूथ के सिवा और कौन हो सकता है। यानी कि यूथ को लेकर उनको वो कहना चाहते थे कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यूथ को खुद अपने ऊपर ओढ़नी चाहिए। देखिए, वो एक आम उन्होंने एक कहावत की तरह कहते थे भी, उस समय प्लेग का बहुत महामारी हुई थी, तो भी प्लेग की वजह से मर जाना से तो अच्छा है कि देश की सेवा करके कुछ काम करें, अपना नाम उसमें कमाएं। भी हमने देश सेवा में अपना प्राण दे दिए, तो मोटिवेट करते थे। फांसी भी वो बच सकते थे, उसमें भी उन्होंने आखिर में एक चिट्ठी में लिखा है कि मैं भी, मेरे दिल में भी बहुत तमन्ना है भी मैं भी एक ऐशो आराम से रहूं और इतनी ज़िंदगी अच्छी बता सकूं, पर ये इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली जो पीढ़ियां जो है, ये इस समय जो है आज़ादी की लड़ाई जो मध्यम पड़ गई है, तो मेरे जाने के बाद लाखों और जो है भगत सिंह पैदा होंगे, ताकि वो यूथ को एक मैसेज था कि यूथ आगे आए और इस काम को आगे बढ़ाए। जी, भगत सिंह जी के आखिर में, क्योंकि आपने भगत सिंह की जो जेल डायरी उसका संकलन किया है अलग अलग हिस्सों को, और उसमें कोई एक ऐसी बात जो आप आज के संदर्भ में कहना चाहें दर्शकों से, युवाओं से, समाज से? देखिए, उसमें उन्होंने अलग अलग जो इतिहासकार थे उनकी सारी नोट्स लिए, उनमें से नोट्स उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, वो नोट्स हैं जो उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, और जो रेलिवेंट आगे की होने वाली है चीज़ें, वो उसमें से उन्होंने सारी लिखी हैं। तो काफ़ी एक होते हैं कि रूटीन में डायरी लिखता है आदमी, वो नहीं है। वो डायरी सिर्फ उनके विचार हैं, जो उनके विचारों के मुताबिक उन्होंने उस डायरी में नोट्स किए। तो काफ़ी कुछ है उसमें पढ़ने वाला और जो समझने वाली चीज़ें हैं। उसमें एक बात जो कही गई है, मैं चाहूँगा कि उसके साथ ही इस कार्यक्रम को ख़त्म करें, कि असल में अलग अलग वक्त पर अलग अलग इतिहासकारों के बातें हकीकत के करीब खड़ी होती हैं, और हमें देखना है कि किसके साथ कब और कहाँ उसको हमें ज़िंदगी में उतारना है। देखिए, अब शहीद आज़म का उनको लोगों ने एक दर्जा दिया, लोगों ने, सरकार तो अभी शहीद भी नहीं मानती आज की डेट में भी, पर वो इसलिए था कि उनके विचार एक बहुत ऊपर थे सबसे। किसी को उन्होंने किताब दी भी, ये अपने साथी को भी, ये तुम पढ़ लो, तो वो देख के ही कहता नहीं नहीं ये भगत सिंह के तुम्हारा काम है, मेरे पास की नहीं है। हम तो नारे लगा लेंगे, गोली चला लेंगे, तो ये तो तुम्हारा काम है, तुम करो इसको। तो ऐसे विचार थे उनके, ऐसे वो सोचते थे जी, ताकि नौजवान जो हैं वो आगे आएँ। और सारा उनका जो साथी थे सारे 22-23 साल 24 साल की उम्र के थे। तो आज का नौजवान तो 22-23 में तो अभी उसको होश भी नहीं आता कि क्या उसने करना है। तो ये 15-16 साल की उम्र में, 12 साल में उम्र में जलियांवाला बाग में पहुँचे, और सारा ये 23 साल की उम्र में सारा कुछ उनका पीरियड भी पूरा हो गया। तो आज नौजवानों को उनकी, मैं कहूँगा कि उनके लिखते, उनके जो विचार हैं वो पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, उसको अपने दिमाग से सोचें, ताकि आगे वाली जो पीढ़ी आने वाली यंग जनरेशन के जो है वो कंधों पे ये हिंदुस्तान का दारोमदार है। आप यंग इंडिया बोलते हैं हिंदुस्तान को, आज 60% 65% नौजवान है, तो उनको उस आज भी मतलब सारी चीज़ें जो लिखी गई थी आज वो प्रासंगिक हैं, और हैं। यंग जनरेशन को चाहिए कि कम से कम उनके विचारों को एक बार समझें कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त में जो बातें कही थी वो आज के दौर में हकीकत के करीब खड़ी होती हैं। भगत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजसभा टीवी से बातचीत करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो तरकश के आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।